आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्कस कर लिया है। तो आर्टिकल 19 क्या होता है और आर्टिकल 19 में क्या क्या क्लॉजेज़ हैं, क्या क्या केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और क्या इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यह सारा हम आर्टिकल 19 में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देर आर द 6 राइट्स अंडर द आर्टिकल 19 जो क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई और जी में डिवाइड कर रखा है। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में ए से लेके जी तक ये सारे क्लॉज दे रखे हैं। अब आप ये कहोगे ई के बाद जी है, एफ कहाँ गया है? तो एफ भी था इसमें पहले, जो बात करता था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी। इसको जो होता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू अब इसको फंडामेंटल राइट से डिस्कार्ड कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये कौन से करंट टाइम पे, एग्जिस्ट टाइम पे, ये आर्टिकल 300A पे बिलोंग करता है। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों करा? क्योंकि इसे फंडामेंटल राइट से क्यों निकाल दिया, राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी? वो इसलिए क्योंकि अगर स्टेट जो होता है, जब लैंड रिफॉर्म लेके आया था ना एक्ट, तो उसमें जो होता है कुछ वेलफेयर का काम करने थे उसे। डीपीएसपी एक जो होता है, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी के थ्रू कुछ वेलफेयर का काम करना पड़ता है, जिसे लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू जो होता है एक्विजिशन देना पड़ता है कि कोई जो होता है वेलफेयर का काम करना हो, तो उसके लिए उसने जो होता है इस फंडामेंटल राइट को निकालना पड़ता। क्योंकि अगर ये नहीं निकालते तो आप जो होता है कोई भी पर्टिकुलर बंदा जिसकी लैंड होती है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके पेटिशन डाल सकता था और फंडामेंटल राइट के लिए जो होता है लड़ सकता था। आज के टाइम पे ये जो होता है एफ जो होता है रिमूव कर दिया गया है। कौन से? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और आर्टिकल 300A में जो होता है आज रियल टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये जो होता है जितने भी ये 6 क्लॉज हैं, हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी को इस बात की फ्रीडम है कि वो बोल सकता है, स्पीच अपने वर्ड को एक्सप्रेस कर सकता है वर्ड्स के फॉर्म में, वर्ड बोले तो रिटन फॉर्म में भी अपने वर्ड को स्पीच कर सकता है, बोल सकता है, और बोल के भी कर सकता है या गेस्चर करके भी बोल सकता है। किसी म्यूज़िक या पेंटिंग के थ्रू भी अपने एक्सप्रेशन को वो शो कर सकता है कोई भी सिटीज़न अपने इंडिया का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह आर्टिकल 19 जो होता है वो सिर्फ जो होता है इंडियन सिटीज़न के लिए, ना कि फॉरेनर्स के लिए। तो अगले जो होता है यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। पहला है बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको जेहोवा विटनेस केस भी बोलते हैं। इसमें जो होता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू रिमेन साइलेंट। अगर कोई बंदा साइलेंट बैठा है, कि जैसे कि एक इस पर केस आया था कि एक चाइल्ड ने नेशनल एंथम जो होता है सॉन्ग में साइलेंट रहा, तो आप इस पर ये नहीं कर सकते हो कि उस पर सेडिशन चार्ज लगा दो कि वो उसने उसने जो होता है जनगण मन जो होता है नेशनल एंथम को जो होता है सॉन्ग क्यों नहीं गाया, क्यों नहीं बोला उस पर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसका एक फंडामेंटल राइट है राइट टू रिमेन साइलेंट। वो किसी को जो होता है किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो रिमेन साइलेंट कह सकता है। ये कौन से केस में बोला था? जेहोवा विटनेस केस में। अगला एक केस बोला था सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो होता है स्टेट ने किसी एक न्यूज़पेपर वाले पे लिमिट लगाई थी कि अपने पेजेस पे लिमिट लगाओ, ज़्यादा पेजेस पे ज़्यादा न्यूज़ मत, आर्टिकल ज़्यादा छापो मत। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का फ्रीडम है कि वो जो होता है ऐड कर सकता है पेजेस, उसके ऊपर आर्टिकल और से ज़्यादा छाप सकता है और ज़्यादा न्यूज़ दे सकता है। तो इसका जो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो ये 2 केस हो गए। अगला ऊपर आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी गाथा बोलेंगे, किसी को गाली दे देंगे या किसी को उल्टा सीधा बोल देंगे, गवर्नमेंट के ऊपर जो होता है उल्टे सीधे एलिगेशन लगा देंगे। तो इस सब को रोकने के लिए यहाँ पे इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब आप कुछ भी बोल भी नहीं सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन यहाँ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है जो आपको रोकता है। क्यों? क्योंकि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया के जो होता है कंट्री के कहीं अगेंस्ट में ना कुछ ऐसा तुम बोल दो जो इस पर इम्पैक्ट पड़े। पब्लिक ऑर्डर ऐसा ना हो कोई दंगे करवा दो, तुम किसी ऐसी फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी न्यूज़ चला दो फेक टाइप की जो पब्लिक ऑर्डर या दंगे हो जाएं। डिसेंसी और मॉरलिटी, कुछ जो होता है न्यूडिटी जो होता है आप सोशल मीडिया पे ना फैलाएं। या जो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब जब कोर्ट में
आप जो होता है कोर्ट के अगेंस्ट जो होता है आप उसके प्रोसीजर में उसके जो होता है प्रोसीजर में कुछ दखल अंदाजी करते हैं तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। क्यों? आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो फ्रीडम है भाई, मैं कुछ भी बोलूँगा कोर्ट के अंदर, मेरा जो मन करेगा। एक होता है डिफेमेशन, किसी के अगेंस्ट, मतलब आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट तो होता है कोई बंदा, जैसे कि राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस लगा था, उन्होंने मोदी जी के ऊपर कुछ बोल दिया था। ऐसा ही इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी का जो मन करेगा वो सब बोलते रहेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर जो होता है आप जो बोल रहे हो वो रियल में सही बात है कि नहीं, क्या पता आप जो होता है फेक उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो, तो इसीलिए डिफेमेशन का केस लगाया गया था। तो ये कुछ होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ जो होता है आपको रोकते हैं जिससे कि आप सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आगे ये तो हो गया क्लॉज ए। अब बात करते हैं हम क्लॉज बी की। जो क्लॉज बी बोलता है कि आपको फ्रीडम होगी असेंबल पीसफुली, आप जो होता है कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली। ये कौन सा बोलता है? क्लॉज बी बोलता है। क्या बोलता है? राइट टू असेंबल पीसफुली, आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली लेकिन विदाउट आर्म्स। ये नहीं कि आप वेपन्स और जो होता है बहुत सारे इक्विपमेंट ले जाके, तलवारें ले जाके वहाँ पे इकट्ठा हो गए हों कि मुझे दंगे करना है जाके, तो ये नहीं हो सकता। आपको इस असेंबल हो जाना है कहीं पे, अगर आपको आंदोलन करना है वो भी असेंबल होकर करना है पीसफुली, एकदम पीसफुली होकर असेंबल होकर आपको जो होता है आंदोलन करना है। अब यहाँ पे एक जैसे कि राइट टू स्ट्राइक करना जो होता है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। कल को तुम बोलो कि मैं स्ट्राइक करना भी तो एक भाई फंडामेंटल राइट है, क्योंकि असेंबल पीसफुली उसमें फंडामेंटल में दे रखा है। तो स्ट्राइक जो होता है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कौन सा राइट है? ये स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब जो लॉ के थ्रू बनाए जाते हों, जो एक्ट के थ्रू बनाए जाते हों, उनको स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। इसमें जो होता है केस आता है बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 144 सीआरपीसी के थ्रू अगर 5 या 5 से अधिक पर्सन इकट्ठा होते हैं किसी एक जगह पे, तो उस पर जो होता है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा, वो इम्पोज करेगा कि आपको इकट्ठा होने नहीं देंगे। अगर मान लो कोई एक जगह है वहाँ से 5 या 5 से ज़्यादा अधिक लोग खड़े हैं तो आपको जो होता है पुलिस वहाँ पे रोकेगी सेक्शन 144 के थ्रू। तो आप ये नहीं बोल सकते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली जो होता है हमारा ये फंडामेंटल राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं लगा यहाँ पर, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, अगला जो होता है फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज सी। अब ये क्लॉज सी की बात करते हैं। ये क्या कहता है? फॉर्म द एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्री होके बना सकते हैं, आपको कोई आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूनियन बना सकते हैं आप, एसोसिएशन बना सकते हैं, पर इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है भाई। सोवरेनिटी इंडिया की ख़राब ना होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर जो होता है वायलेट ना हो, और जो होता है आप जो होता है पब्लिक डिसेंसी और मॉरलिटी को जो होता है आप उसके ऊपर इम्पैक्ट ना डालें। तो ये अगला, फिर उसके बाद आता है अगला क्लॉज डी। क्लॉज डी क्या बात करता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली। अब जो होता है आप, ये कंट्री है इंडिया, आप इसमें कहीं पे भी घूमे जाके इंडिया में फ्रीली, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट, कहीं पे भी घूमे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कोई की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फ्रीली जो होता है मूव कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, विद इन अ कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये 2 पार्ट बताता है आर्टिकल 19 क्लॉज डी। एक तो इंटरनल मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट मतलब इंडिया में इंटरनली कहीं पे भी घूम सकते हैं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर कहीं पे भी घूमें आप, ये तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। पर एक्सटर्नल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ कंट्री के बाहर कहीं जा रहे हो, तुम यूएस से जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, और वहाँ से अगर वापस आ रहे हो ना, तो ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट नहीं करता। ये प्रोटेक्ट करता है फिर आर्टिकल 21 आर्टिकल के थ्रू जो होता है प्रोटेक्ट करा जाता है। इसमें जो होता है आ जाता है राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टासामी केस के अंदर आई थी। तो यहाँ पे अगले क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा? तुम जैसे बोलोगे, मान लो कि आपको जो होता है एक कंट्री हमारी इंडिया है, अब आपको बोल दे कि आपको फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, तो आप जाके झारखंड जैसी ट्राइब वहाँ पे रह रही है, किसी कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई आर्मी कैंट है, तो वहाँ पे जाके ये नहीं कि मैं यहाँ आर्मी कैंट में जाके रहूँगा, यहाँ से निकल के जाऊँगा, या किसी के घर में से निकल जाऊँगा, किसी की प्राइवेसी चाहे इन्फेक्ट हो या ना हो, तो फ्रीली मूव कर सकते हो आप कंट्री में। पर इसका मतलब ये नहीं किसी की प्राइवेसी या किसी के घर में से निकल के चले जा रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, या कि इन्वायरमेंटल एरिया है जो बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, या ट्राइब से प्रोटेक्टेड एरिया है, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे नहीं निकल सकते हो। यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप फ्रीली मूव कर सकते हो। मतलब फ्रीली मूव करने का मतलब ये भी नहीं कि आप हर जगह से मूव कर सकते हो, किसी की प्राइवेसी को जो होता है आप उल्लंघन कर सकते हो। ठीक है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मूवमेंट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट और अफेक्टेड एड्स, हाँ, जो प्रोस्टिट्यूट्स हो गई, जो सेक्स वर्कर जिन्हें बोलते हैं, उनका घूमना, या कोई बंदा एड्स से अफेक्टेड है वो भी पब्लिक में घूम नहीं सकता है। अब जैसे एड्स से अफेक्टेड कोई बंदा ए है और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि हमें घूमने नहीं दिया जा रहा है, क्यों भैया नहीं घूमने दिया जाएगा? क्योंकि आप एड्स से अफेक्टेड हैं, दूसरों को भी अफेक्ट करेंगे जाके। ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स होती है, जो सेक्स वर्कर होते हैं, उन्हें भी हर जगह फ्रीली घूमने की परमिशन नहीं है। अगला जो होता है क्लॉज बोलता है ई। क्लॉज ई क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल।
आप जो होता है कंट्री के अंदर कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जगह लेके अपना जो होता है घर बना सकते हैं, कहीं पे भी विद इन अ कंट्री। तो यहाँ पे जो होता है रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जगह लेना बहुत सारी कंडीशन है कि अगर कोई यूपी का बंदा है और वो हिमाचल प्रदेश में जगह लेना चाह रहा है घर बनाने के लिए, अपनी जगह खरीदना चाह रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पहले रूल्स रेगुलेशन लगेंगे कि आपको 5 साल तक आप पहले से यहाँ रहे हों, आपके कोई पूर्वज यहाँ पे पहले फादर्स रहे हों, ऐसा करके बहुत सारे लॉ हैं, रूल्स हैं कुछ हिमाचल प्रदेश में, या और भी अदर एरिया में कोई ट्राइबल एरिया है झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, या कोई नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हो गया, तो यहाँ पे जो होता है जगह लेना रहना, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखे हैं ट्राइब एरिया को, आपको ऐसे आराम से या बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको यहाँ पे जगह मिलती है, तो आप फ्रीली एकदम हर जगह अपनी जगह नहीं ले सकते हैं। तो यही बोलता है कि आप फ्रीडम तो है, आपको सेटल कर सकते हैं, पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही होता है कि आपको बैलेंस रखे, मतलब आप अपनी औकात से ज़्यादा बाहर ना निकलें। औकात बोले कि आप जो मन चाहे वो ना बोलें, आपका जो मन करे कि मेरे हिसाब से चलेगी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन रखता है ताकि इंडिया जैसी कंट्री या अपने कंट्री पे इम्पैक्ट ना पड़े बस। अगला जो होता है क्लॉज जी, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप ये मत करो, ऐसा ट्रेड मत चलाओ, ये व्यवसाय मत करो, वो व्यवसाय मत करो, आपको पूरी फ्रीडम है, आपका ये फंडामेंटल राइट है, आप आराम से जो होता है बिजनेस कोई भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बोला है कि कोई भी बिजनेस चला सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो होता है जैसे कि इंटॉक्सिकेंट लीकर है, शराब है, उसका मैन्युफैक्चर करके बेचने लगें, काउ स्लॉटर खोल रखा है और आप मीट बेच रहे हैं हर जगह खुले में, तो इसका मतलब ये नहीं कल को कह दो कि काउ स्लॉटर मेरा है, मेरा तो फंडामेंटल राइट है कि हम बिजनेस चलाएंगे, हम तो काउ का मीट या ऐसा स्लॉटर खोल रखेंगे, जो कि पूरी तरीके से इंडिया जैसी कंट्री में प्रोहिबिटेड है। तो आप ये नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोहिबिट ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड ऑफ द लीकर। अब लीकर को जो होता है मैन्युफैक्चर करके बेचना, ये इंटॉक्सिकेंट भाई सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब है, तो आप ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसका ट्रेड नहीं चला सकते हो। क्यों? क्योंकि इट्स गिव्स द इफेक्ट द DPSP अंडर द आर्टिकल 47। DPSP आगे पढ़ाएंगे, डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी जो होती है, ये आर्टिकल 47 में बात करता है इंटॉक्सिकेंट जो होता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं इंडिया में वो कैसे होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो ये जो होता है आर्टिकल 19 बात करता है। तो सो दीज आर अबाउट द आर्टिकल 19। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही हमने बता दिया कि आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। अब इसमें जो होता है ए से लेके जी तक आते हैं। ये आर्टिकल 19 जो होता है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। इसमें जो होता है 6 क्लॉज आते हैं। पहला क्लॉज जो होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, दूसरा असेंबल पीसफुली की बात करता है, तीसरा जो होता है एसोसिएशन की बात करता है, चौथा जो है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और चौथा इसके बाद पाँचवा जो होता है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, और उसके बाद लास्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड। अब एक जो होता है एफ, वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है। कौन से आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसको आज के टाइम पे एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? ये 300A आर्टिकल में एग्जिस्ट करता है। पार्ट कौन सा है? पार्ट है 12। सो दीज ऑल अबाउट द आर्टिकल 19। आई होप यू अंडरस्टूड।